दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, अभी हाल ही के दिनों में पूछे गए। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, लास्ट में बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में काम करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शरीर की मुख्य ऊर्जा सूत्र होते हैं। यह शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है मुख्यतः शरीर निर्माण और ऊतकों की मरम्मत में काम आता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने वाले सह घटक होते हैं, मेटाबॉलिज्म को ऊर्जा या नहीं देते हैं, या ध्यान रखिएगा। और जल की बात करें तो शरीर की क्रियाओं में सहायक होता है, पर इससे भी ऊर्जा हमें नहीं मिलती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या जो है, सोडियम की जो परमाणु संख्या है वह 11 दिया हुआ है। परमाणु संख्या जो दिया हुआ है वह 11 दिया हुआ है तथा परमाणु द्रव्यमान जो है वह 23 है। इसमें आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बताइए, क्रमशः बताइए, यह आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, पहले तो जान लीजिए परमाणु संख्या। प्रोटॉन क्या होगा, परमाणु संख्या जितनी होगी उतना ही आपका प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन जो हो जाएगा वह 11 हो जाएगा, प्रोटॉन 11 हो जाएगा। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है आपको न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन। तो परमाणु द्रव्यमान जो हमारा दिया हुआ है वह 23 दिया हुआ है और आपको न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12। यही आपकी न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 11 12 11 11 12 11। ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की विन्यास क्या है। तो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ के सेल, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एम सेल में जो भी है वह भी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और एल सेल में के एल और एम सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। के एल एम 2 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता क्या है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका 2 है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वह 2, इसलिए इस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया हुआ है 282 या मैग्नीशियम का है, परमाणु संख्या जो इसका होता है 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो जाएगा और संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वह 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी। सरल क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, यह आपसे पूछा है, बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज जो है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या कान के मध्य भाग में पाई जाती है। और हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह भी ध्यान रखिए। तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 है। एक आपसे पूछ सकता है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी और मजबूत हड्डी जो है वह फीमर है, यह हमारी जांघ के पास की हड्डी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, आवर्त सारणी में समान बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तत्व कहां आते हैं। आवर्त सारणी में समान बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तत्व कहां आते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समूह में आते हैं। एक समूह में आते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में एक ही समूह में रखे गए तत्वों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। जैसे कि समूह 1 का मान देख लीजिए, हीलियम, लिथियम, सोडियम और
पोटेशियम, सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं। समूह 17 का देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो ये सब एक ही समूह में होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सूक्ष्म तरंगे हैं। रडार, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, एक ऐसी तकनीक है जो वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा का पता लगाने के लिए तरंगों का उपयोग करती है। रडार में उपयोग होने वाली तरंगे जो होती हैं सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ये रेडियो तरंगे के उच्च आवृत्ति वाले भाग में आती हैं और इनमें ध्वनि की अपेक्षा अधिक गति होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, यह आपसे पूछा है। बढ़िया प्रश्न है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप बोलते हैं इसको। स्ट्रोबोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो तेजी से घूमती वस्तु जैसे पंखा, चक्का की गति या प्रति सेकंड घूर्णन आरपीएम को मापने के लिए प्रयुक्त होती है, या चमकती रोशनी की सहायता से घूर्णन वस्तु की गति को स्थिर या धीमा दिखाता है, जिससे उसका विश्लेषण किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। पूछा जाता है प्रश्न, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार जो है बढ़ जाता है। इसके भार में परिवर्तन हो जाता है या भार बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगती है तो यह वातावरण से ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ अपक्रिया करता है। यह अपक्रिया एक रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें लोहे का आयरन ऑक्साइड बनता है। इस अपक्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन और जल के अणु लोहे से जुड़ जाते हैं, जिससे लोहे का भार जो है वह बढ़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल कहलाते हैं। फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल एक ऐसा यंत्र है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को यानी कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताना है आपको। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, ईमानदारी से बताइएगा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोमीटर कहते हैं इसको। क्रायोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग बहुत कम तापमान जैसे कि -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे को मापने के लिए किया जाता है, या विशेष रूप से क्रायोजेनिक प्रयोगों, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हीलियम आदि के तापमान को मापने में प्रयोग होता है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, पायरोमीटर से बहुत अत्यधिक तापमान मापने वाला यंत्र है जैसे भट्टियों में, तो पायरोमीटर को भी ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत अधिक तापमान वाले यंत्र इससे मापते हैं जिसका बहुत अधिक तापमान होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। बढ़िया प्रश्न, चलिए बता दीजिए मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, यह आपसे पूछा है, बता दीजिए कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। मनुष्य मुख्यतः 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि आवृत्तियों को सुन सकता है। इसे सब्र आवृत्ति सीमा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े, ध्यान रखना निर्वात में फेंका गया है लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को तो एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा, यह आपसे पूछा है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ गिरेंगे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जो है एक साथ गिरेंगे।
चलिए इसको डिटोल में जान लेते हैं। निर्वात में वायुमंडलीय घर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं पर उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होकर एक समान त्वरण से कार्य करता है। यह सिद्धांत गैलीलियो ने प्रयोग से सिद्ध किया था। निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से गिरती हैं, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। पृथ्वी पर समान स्थिति में कागज हवा से अधिक प्रभावित होता है, इसलिए धीरे गिरता है, पर निर्वात में हवा नहीं होती, इसलिए सभी वस्तुएं एक साथ गिरती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने दिया था। राइट आंसर हो जाए। जॉन डाल्टन ने वर्ष 1808 में आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें अगर आपको बताएं तो प्रत्येक तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार और गुण में समान होते हैं। परमाणु आप विनाशी होते हैं, इन्हें तोड़ा या बनाया नहीं जा सकता। रासायनिक अपक्रियाओं, परमाणु के पुनः संयोजन, पृथक्करण या पुनः विन्यास से होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन विशेष रूप से धुलाई और सुखाने के लिए अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ड्रम तेजी से घूमता है तो कपड़े की नमी को बाहर की ओर फेंकने के लिए अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। इससे पानी कपड़ों से अलग होकर ड्रम की दीवार पर चला जाता है और बाहर निकल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर है आघूर्ण बल की एसआई इकाई। क्या होता है आघूर्ण? तो आघूर्ण जो होता है वह बल है जो किसी वस्तु को घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। जो किसी वस्तु की घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है वह आघूर्ण होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो न्यूटन जो है बल की इकाई है, मीटर प्रति सेकंड जो है या वेग की इकाई है, और ओम जो है प्रतिरोध की इकाई है या विद्युत की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग जो है वह मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। यह मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है और व्यक्ति की स्मृति, सोचने की क्षमता और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेमटोपाइसिस कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमटोपाइसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स बनती हैं। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और शरीर की रक्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाकी ऑप्शन में दिया हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ल्यूकेमिया जो दिया हुआ है, ल्यूकेमिया जो है रक्त का कैंसर जिसमें असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं बनती हैं। और पॉलीसीथीमिया जो है एक स्थिति जिसमें आरबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो तो उस तत्व को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग हो तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो उसे सीधे सीधे कहेंगे समस्थानिक कहते हैं, उसको आइसोटोप कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन के जो वो होते हैं समस्थानिक होते हैं, वो होते हैं पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। इनके परमाणु क्रमांक एक एक होते हैं परंतु जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 2 3 होते हैं, यानी कि तीनों का परमाणु क्रमांक एक रहेगा लेकिन द्रव्यमान जो है वह अलग अलग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, यह आपसे पूछा है। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन जो है रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैथोड किरणों
किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। रेडियो एक्टिव अपसरण के दौरान जो मुख्य प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं वो होती हैं अल्फा कण, हीलियम नाभिक के रूप में या भारी कण के रूप में, भारी तत्वों में पाए जाते हैं। बीटा किरणें जो पाई जाती मिलती हैं वह होती हैं इलेक्ट्रॉन या परिस्ट्रॉन के रूप में, न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन के टूटने पर उत्सर्जित होती हैं। और गामा किरणें जो कि रेडियो एक्टिवता के दौरान निकलती हैं ये होती हैं उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, अल्फा या बीटा उत्सर्जन के बाद निकलती है। बाकी कैथोड किरणें जो हैं ये रेडियोधर्मिता से संबंधित नहीं है, ये एक विद्युत प्रवाह प्रक्रिया के दौरान वैक्यूम ट्यूब से उत्पन्न होती है। वास्तव में ये ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने की पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास किया जाता तो उसमें दूधिया सफेदी आ जाती, या सफेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, या सफेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है जो एक अम्लीय ठोस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी वह पिस्टले और कार्ल सीने को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कार्ल सीले नहीं दिया तो जोसेफ पिस्टले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोस्फीयर जो है वह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की वह परत है जहां तापमान सबसे अधिक होता है, जो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। क्यों सबसे गर्म होती है, तो इस परत में सूर्य से आने वाली अत्यधिक ऊर्जावान अल्ट्रावायलेट और एक्स-रे किरणें वायुमंडलीय अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इससे कारण अणु अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तापमान बहुत अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है पूरे ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका 1 होता है। यह वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है क्योंकि यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निकलकर अंतरिक्ष में उड़ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की। जीवाश्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग प्राचीन जैविक वस्तुओं की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से उन वस्तुओं पर लागू होती है जिसमें कार्बन होता है, जैसे हड्डियां, लकड़ी, कागज, जीवाश्म आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन जिसका रासायनिक प्रतीक होता है AR, जिसका परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 18। यह भी ध्यान रखिएगा, आर्गन पृथ्वी के वातावरण और पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय या नोबल गैस है। यह वायुमंडल में लगभग 0.93% की मात्रा में मौजूद है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है और आमतौर पर गैस बल्ब, वेल्डिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह में शामिल होते हैं भूमि यानी कि पपड़ी, जल यानी कि सागर झीलें और वायुमंडल की निचली परत। इन सभी में ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका रासायनिक प्रतीक है O और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो है 8। इसका परमाणु क्रमांक है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। यह अब आपसे पूछा, धातु पूछा है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की पूरी संरचना यानी कि कोर, मेटल और क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वह लोहा है। इसका रासायनिक प्रतीक है Fe। इसका रासायनिक प्रतीक है Fe और इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 26 है। लोहा मुख्य रूप से पृथ्वी की कोर में भारी मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का कोर लगभग 85% लोहा से बना हुआ है। यदि हम केवल पृथ्वी की पपड़ी की बात करें तो वहां सबसे अधिक, अगर हम पृथ्वी की केवल पपड़ी की बात करें क्रस्ट की, तो वहां सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है वह एल्यूमिनियम है। यह भी ध्यान है, एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक Al होता है और जिसका परमाणु रासायनिक प्रतीक Al होता है और परमाणु क्रमांक 13 होता है। लेकिन पूरी पृथ्वी के स्तर पर सबसे अधिक लोहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुझा चूना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। OCl2 का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। का निर्माण होता है जब क्लोरीन गैस Cl2 को बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस पर प्रभावित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील हरित शैवाल के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की नाइट्रोजन गैस को अमोनिया या अन्य उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है ताकि पौधे उसे उपयोग कर सके। कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल इस कार्य में विशेष रूप से सक्षम होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी मिश्र धातु कहते हैं उन्हें। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को, जैसे या एक धातु या एक अधातु को आपस में मिलाकर एक रूप मिश्रण तैयार किया जाता है तो उसे मिश्र धातु यानी एलॉय कहते हैं। जैसे पीतल जो है या मिश्र धातु, इसका संगठन जो होता है तांबा और जस्ता होता है। इसका उपयोग सजावट और संगीत वाद में किया जाता है। जैसे है आपका मिश्र धातु कांस, तो कांस किससे मिलकर बना होता है, तो यह धातु संगठन है तांबा और टिन का। इसका उपयोग होता है सिक्के और मूर्तियों में। जैसे है आपका मिश्र धातु स्टील, इसमें क्या होता है, तो लोहा और कार्बन दो मिश्र धातु होते हैं, धातु का संगठन होता है जिसका उपयोग होता है भवन निर्माण आदि में। बाकी ऑप्शन में दिया अमलगम, तो अमलगम जो है पारे के साथ धातु का मिश्रण है। क्षारीय धातु समूह एक धातु जैसे सोडियम, क्षारीय धातु कौन से, तो क्षारीय धातु जो है समूह एक के धातु है जैसे पोटेशियम सोडियम। उत्कृष्ट धातु कौन से, तो उत्कृष्ट धातु जो है जैसे सोना चांदी जो अभिक्रियाशील नहीं होती या अभिक्रियाशील नहीं होती, जैसे आपके उत्कृष्ट धातु होते हैं जैसे सोना और चांदी। तो ये रहे आपके टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।